अभी आप लोगों ने जब जीवा प्राकृतिक खेती का जब नाम आता है, इस बात को ज़रा गंभीरता से सुनना, क्योंकि हमको बहुत लोग कहते हैं कि सुशांत साहब एक अच्छा प्रयास हो रहा था, आप उसमें पलीता लगा रहे हो। मतलब गौ आधारित प्राकृतिक खेती, देश में प्रचार प्रसार है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। अब मेरा एक विचार है, जैसे मैंने आपको इतना ज्ञान दिया, अब ज्ञान की भाषा में बोल रहा हूं। गाय में प्रकृति है या प्रकृति में गाय है? प्रकृति में गाय है ना। तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती शब्द अपने आप में बेईमानी है। अगर कोई कहे कि प्रकृति आधारित गौ पालन तो चलेगा। अब अगला विषय आता है कि साहब चलिए कोई बात नहीं, गौ आधारित खेती। गौ आधारित खेती में क्या कहा जाता है कि 10 लीटर गाय का पेशाब लेना है, 10 किलो गोबर लेना है, फिर एक ड्रम में डालना है, फिर उसमें 1 किलो बेसन डालना है, 1 किलो गुड़ डालना है, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालना। अब एक चीज बताना, गौ आधारित खेती का मतलब क्या है? सत्य क्या है कि गाय हमारी माता थी, माता है और माता रहेगी। क्यों माता है? आज के 60 साल पहले चले जाओ, ट्रैक्टर का युग 60 साल पुराना है। 60 साल के पहले अनंत काल तक पीछे चले जाओ, इंसान को किसने पाला है? बैल ने। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे, गम कोसों दूर हो जाते थे, खुशियों के कमल मुस्काते थे। गौ आधारित प्राकृतिक खेती का मतलब है कि आप फिर से बैल आधारित खेती की ओर लौटो, और जब हम बैल आधारित खेती की ओर लौटेंगे तो ये छुट्टा 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 की कहानी खत्म। दूसरा, 90% किसान किराए के ट्रैक्टर से खेती कराते हैं। 5 एकड़ का किसान अगर किराए के ट्रैक्टर से खेती कराता है तो साल में दोनों फसलों का मतलब हुआ कि 20 से 25 से 30 हजार रुपए तक उसको पेमेंट करना है ट्रैक्टर वाले को। अरे 2 बैलवा पाल लो यार, 5 एकड़ जमीन बची, 2 बैल पाल लो तो आपके 25-30 हजार रुपए ज्यादा आ गए। अगला, बैल ने आपके फसलों के अवशेष खाए, गोबर किया, खेत में चला गया, तो माचिस की तिल्ली से आग तो नहीं लगाना पड़ेगा। गौ आधारित प्राकृतिक खेती का जैसे ही नाम आएगा, विनोद कुमार सचान डंके की चोट पर कहते हैं गौ आधारित प्राकृतिक खेती का मतलब है बैल से खेती। चूंकि गाय का पहला उपहार है इंसान के लिए बैल, और पुराने जमाने में जब किसी का एक बैल मर जाता था तो 3 दिन रोटी नहीं बनती थी उसके घर में। ये हमारे जीवन की बात है। आज हमको ट्रैक्टर मिल गया, मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। मतलब ट्रैक्टर क्या मिला कि हम गाय को पहचानते नहीं। अब सुनना, आज की तारीख में लोग एक चर्चा है पूरे देश में, गाय की ब्रीड खराब है, गाय की ब्रीड खराब है, गाय की ब्रीड खराब है, नस्ल सुधार, नस्ल सुधार। एक बहुत बड़े सज्जन थे, झांसी में आए थे, 12-14 साल पुरानी बात बता रहा हूं, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे वो। एक गोष्ठी में ऐसी हो रहा था, डॉक्टर लोग, वेटरनरी के लोग, सर वो नस्ल सुधारनी पड़ेगी, छोटे छोटे नट हैं, छोटा छोटा ये है, दूध नहीं है, फलाना नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, जब हमको बोलने का मौका, हमने कहा सुनिए, आज नस्ल सुधार का कार्यक्रम इंसान के साथ चलना चाहिए। नस्ल अगर किसी की खराब हुई है तो आदमी की नस्ल खराब हुई, गाय की नस्ल कहीं नहीं खराब हुई। कैसे? आप कहते हो गाय दूध नहीं देती, मतलब 2 किलो भूसा दे करके गाय दूध देगी? ना खली है, ना दाना है, ना हरा चारा है। और ना विश्वास हो तो जो गाय को आज भोजन दे रहे हो भैंसिया को दे। जो भैंस आपकी 8 लीटर दूध दे रही है, जरा 3 दिन उसको गाय वाला भोजन दे दो।
गाय तो आपको 1 लीटर दे भी देती है। गाय तो चूंकि वो माँ है, गाय तो 1 लीटर दूध भाई साहब रूखा सूखा खा के दे भी देती है। अगर भैंसिया को रूखा सूखा खिलाया और बाल्टी लेके दूध निकालने बैठे तो मारेगी लात तो थोबड़ा फूट जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो भैंस नहीं, वो गाय माँ नहीं है। वो सुनना, गाय के साथ हमारे देश के लोगों ने, सनातनी लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, गौ भक्तों ने बहुत बड़ा नाइंसाफ किया। जैसे मैं ऐसी खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, अगर किसी को गाय से मोहब्बत है तो बैल से खेती करने वाले को सब्सिडी दो। यूरिया डीएपी में सब्सिडी, एक किसान अगर धान गेहूं की खेती करता तो 1 हेक्टेयर का किसान अगर है तो 35,000 की सब्सिडी पा जाता है डीएपी और यूरिया में 1 साल में। यानी जो जमीन को बिगाड़ रहा है वो 35,000 सब्सिडी का हकदार है, और जो गाय बैल से खेती कर रहा है, जो जमीन को बना रहा है, उसको ठन ठन गोपाल है, अंगूठा दिखा दिया। ये जो प्राकृतिक खेती परवान नहीं चढ़ रही है, वो इसलिए नहीं चढ़ रही है कि कुछ तो मेरी कमी है और कुछ आपकी कमी है। आप लालच में आना ही नहीं। मैंने अभी सत्य सनातन की बात बोली। गाय जब तक आप लोग, हमारी उम्र के जो लोग भी हों, देख लेना, जैसे जैसे देश में गौवंश कम होता जा रहा है, वैसे वैसे ये देश संकट में फंसता चला जा रहा है। क्योंकि मेरे देश का सिस्टम समझना, मेरे देश का सिनेरियो कितना है, दुनिया से हमको खेती की किसी टेक्नोलॉजी पे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कारण हमारे देश के पास केवल 2.4% जमीन का हिस्सा है और दुनिया की 18% पॉपुलेशन यहाँ है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी और हो जाती है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर कैसे बचेगा। अभी तो हम यहाँ जमीन को खराब कर रहे हैं, जल को खराब कर रहे हैं, जानवर को मार रहे हैं, जंगल को लूट रहे हैं। कैसे बचेगा धरती का, भारतवर्ष का 140 करोड़ आदमी कैसे हंसेगा। गोबर में अभी और सुनना, देसी विदेशी जब भी शब्द आएगा, देसी गाय साहब, मैं जीवामृत बना, गोबर देसी गाय का होना चाहिए। जो ये शब्द बोलता है मैं उससे विदेशी क्या होता है जी? सबय भूम गोपाल की, ये पूरी धरती परमात्मा की है, ध्यान रखना। जो हमारी गाय है वही नेपाल की गाय है, वही श्रीलंका की गाय है, वही अमेरिका की गाय है। या तो उसको गाय ना कहो। गाय चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे कनाडा में हो, गाय माने गाय। ये तिरस्कार करके आप अपने सनातनी होने का मतलब अज्ञानता का सबूत पेश करते हैं। उसकी बनावट है बेचारी की, जिस क्लाइमेट में जो गाय है उसकी उस हिसाब से बनावट है। मैं उसको देसी विदेशी क्यों कह रहा हूं? काऊ इज काऊ, गाय गाय है, बात समझ रहे ना। तो देसी विदेशी का तो एक तो भूल जाओ, देसी है और विदेशी क्या है। अगला गोबर, ये मेरे हाथ में गोबर है। आपके यहां जिनके यहां गाय पली हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप रोजाना गाय गोबर देती है, आप वहां जाकर के इकट्ठा कर देते हो? कर देते हो? 6 महीने हो गए, गोबर सड़ा क्यों नहीं? जब गाय के गोबर में इतने सूक्ष्म जीवाणु है तो गोबर सड़ा क्यों नहीं? तो फिर अगर गोबर सड़ नहीं सकता, वो जीवाणु गोबर को सड़ा नहीं सकते, तो इस जीवामृत में क्या करेंगे? इसलिए मैं बोलता हूं मित्र कि जीवामृत के विज्ञान को, गौ आधारित खेती के विज्ञान को जरा सीरियस मूड में लो। ये तफरी के विषय नहीं है। अभी तो हम लोग सब तफरी के मूड में। इसमें कितने लोग प्राकृतिक खेती में चयनित है? आधे से ज्यादा चयनित होंगे। किसी ने जीवामृत बनाया ये वाला गोबर गौमूत्र वाला? गोबर गौमूत्र वाला, गोबर और गौमूत्र डाल के जीवामृत बनाया? सही ईमानदारी से बताना, अगर 10 कुंटल गेहूं हो रहा है तो कितने कुंटल गेहूं हुआ? कम हुआ कि नहीं हुआ? कम। सुनना,
मैं तो देश के 4.5 लाख किसान मुझसे जुड़े हैं, और जो 4.5 लाख किसान मेरे पास आए हैं ना, मेरे से जुड़े हैं ना, वो सब इस गोबर गौमूत्र के जीवामृत से ऊब करके जुड़े हैं। रोजाना जो किसान फोन, साहब मैंने जीवामृत वो बनाया था और उससे तो मुझे बहुत घाटा हो गया, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो हमने कहा वो जीवामृत है ही नहीं। जीवामृत का मतलब हुआ कि हमारी धरती, देखिए धरती माता फिर गौ माता, धरती में जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, जिनको पेस्टिसाइड डाल करके आपने मारा है, उन जीवाणुओं की पुनर्स्थापना करनी है। वो गाय के गोबर में तो नहीं है, भैंस के गोबर, वो किसी के गोबर में नहीं है। गोबर में जो तो जीवाणु है वो पाचन की क्रिया में मदद करने वाले थे, गोबर कर दिया तो पाचन की क्रिया में मदद करने वाले जीवाणु गोबर में दिख गए, बट उनका अब इस नेचर में कोई रोल नहीं है। गाय का गोबर अच्छा है, भैंस का गोबर अच्छा है, लेकिन वो खेत में उसकी जरूरत है, वो कार्बनिक पदार्थ है। तो जीवामृत में मैंने जो बताया, ये जो जीवामृत जंगल की मिट्टी के जीवाणु हैं। आप समझिए कि मैं 70,000 किलोमीटर की जर्नी किया हूं सन 2009 से 2014 तक, इसलिए इतना दमदारी के साथ बोलता हूं। ये जीवामृत डालेंगे आप, मैंने फिर बोला डीएपी मत छूना, पोटास मत छूना, यूरिया देना। उत्पादन अगर जमीन में जीवांश कार्बन थोड़ा सा अच्छा हुआ तो उत्पादन 10% बढ़ेगा। अगर जीवांश कार्बन सामान्य हुआ तो उत्पादन जितना मिलता था उतना मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में उत्पादन 1 क्विंटल प्रति एकड़ घट भी सकता है, वो रेयर घटेगा। तो हम कहते किसान को वो वाली बात बताओ ना जो उसको फायदा करे, जो सत्य हो। फिर एक चीज कहता हूं, इस सनातनी लोगों ने बैल के लिए गाय नहीं पाली, दूध के लिए गाय नहीं पाली, पेशाब के लिए गाय कौन पालेगा? कोई पालेगा? ये कटु सत्य है, किसी को बुरा लगेगा, ठीक है ना। दूसरा, दूध के लिए क्यों? क्योंकि बैल से खेती हम करते नहीं। बैल से खेती करने वाले को सरकार ने कोई प्रोत्साहन अभी तक नहीं दिया। अभी उड़ीसा में, महाराष्ट्र में बहुत सारे 17-18% लोग बैल से खेती करते हैं। उनको क्या दिया आपने? कुछ नहीं। ट्रैक्टर लो तो 8 लाख की सब्सिडी, रोटावेटर लो तो 80,000 की सब्सिडी। यानी कि मैं कृषि यंत्र मैकेनाइजेशन में सब्सिडी दूंगा। कोई गैया और बैलवा पालेगा तो सब्सिडी, और सब्सिडी जो दे रहा हूं गलत तरीके से दे रहा हूं। अभी जैसे सब्सिडी मिल रही गाय पालने पर कि एक गाय पालो 50 रुपये रोज मिलेगा, तो क्या हो रहा है? 2 गाय पाल लिया फिर छोड़ दिया, 100 रुपया रोज लेने लगे। यही तो कर रहे हैं लोग। और जब कोई देखने आए तो फिर पकड़ के बांध लिया। गाय बचेगी जब, जैसे मैं कहता हूं गाय मेरी माता है, इसका जन्म जन्म से नाता है, गाय का दूध अमृत है। सब लोग कहते हैं गाय का दूध अमृत है, कहते हैं कि नहीं? लेकिन देश में, एक शहरों में जितने लोग रहते हैं, भैंसिया का दूध 70 रुपये लीटर खरीदते हैं। जब दूधिया उनसे कहे बाबूजी भैंसिया जो है ना दूध कम हो गया, गैया को दूध ले लो, तो गौ भक्त कहता है क्या रेट दोगे? बाबूजी 70 रुपया में भैंसिया का चल लो तो 70 रुपया में जेव चलने। पागल हो क्या? उसमें मलाई नहीं पड़ती है, 30 रुपए में दोगे? गाय की वकालत करने वाला व्यक्ति गाय का दूध नहीं लेना चाहता, 70 रुपए लिए, हाँ फ्री पिलाओगे तो पी लेगा, लेकिन 70 रुपए में गाय का दूध। अब कोई गाय पाले और उसके बेचारे को गाय का दूध का मूल्य ना मिले तो क्यों पाले? बैल से खेती करने का मैं किसानों से कहता हूं कि देश के छोटे किसानों को अब बैल पाल लेने चाहिए। बैल बचेगा तो गाय अपने आप बचेगी। अगर बैल का तिरस्कार, बछड़ों का तिरस्कार होता रहेगा तो गाय, हमारे मुख्यमंत्री जी बखर तो नहीं बना रहे, नहर बना रहे। सुन तो लो, रुक जाओ, सुनो अब मेरी बात।
अब तो मेरिया रोटी नहीं बना रही, तो ब्रेड खाओ, ब्रेड खा के जिंदा रहोगे। सुन लो, हमें बनाना है, सारी परिस्थितियों का निर्माण हमको करना है, हमको गांव फिर से सजाना है। क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूं कि आपके मरने के बाद आपके बच्चों का क्या होगा। अगर गांव हमारे ऐसे ही लुटते रहे ना, ऐसे ही बर्बाद होते रहे ना, तो हम लोगों की तो कब्र में पांव लटका के खड़े। एक बार सच्चे मन से सोचना कि आपके घर में 13 साल 14 साल 15 साल का लड़का है या 2 साल 3 साल का नाती है। विचार करना कि तुम जब मर के जाओगे तो उन नाती को या लौंडों को क्या दे के जाओगे, क्योंकि तुम तो सब लूट के जाना चाहते हो। जमीन तुमने लूटी, जल तुमने लूटा, जंगल तुमने लूटा, जीव तुमने लूटे। अब वो खेती कैसे करेंगे, पानी कहां से पिएंगे? ठीक है ना।